हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारी सीरीज चल रही है। हमारे थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसको हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड और थर्ड, और शुरुआत करने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। दोस्तों तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या खास बात है मैं इसकी आपको पहले बता दूं। नेट एसेट मेथड का क्वेश्चन है दोस्तों, नेट एसेट मेथड का क्वेश्चन है। और नेट एसेट मेथड के क्वेश्चन में क्या बात है वो मैं आपको बता देता हूं। जो हम नेट एसेट मेथड में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालते हैं ना, वो इस बार निकालने का तरीका बहुत अलग है। हम जो कैश बैलेंस होता है, जो ऑलवेज गिवन होता है, नॉर्मली गिवन होता है, हमें नॉर्मली गिवन होता है क्वेश्चन में, वो भी इस बार हमें निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे वो बताओ। 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। फटाफट करेंगे, 8 से 9 मिनट लगेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से। सेल्स एट 1 मंथ क्रेडिट 84 लाख। बोलो सेल्स हमें कितनी दी हुई है, 84 लाख रुपीज दी हुई है। मटेरियल कंजप्शन दिया हुआ है 60% ऑफ सेल्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, जो कि आता है 50,40,000 रुपीज। हमारा मटेरियल कंज्यूम आ गया दोस्तों। वेजेस हमें दिया हुआ है 12 लाख रुपए पूरे साल का, पूरे साल का, पूरे ईयर का 12 लाख रुपए दिया हुआ है। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हुए दोस्तों 3 लाख रुपए पूरे साल के। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे दिए हुए पूरे साल के 2,40,000। क्रेडिटर हमें 3 महीने की उधार देता है। और जो कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और एडमिन के खर्चे हैं, ये 1 महीने के एरियर में चलते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग रहते हैं। तो अगर मैं इसको नेट एसेट मेथड से कर रहा हूं, आपको पता है सबसे पहले नेट एसेट मेथड का स्टेप क्या होता है। स्टेप नंबर 1, सारे एनुअल एक्सपेंडिचर एक तरफ करो, सारे एनुअल एक्सपेंडिचर एक तरफ करो और उसकी कॉस्ट शीट बनाओ। उसकी क्या बनाओ, कॉस्ट शीट। तो मुझे बताओ इसमें एनुअल एक्सपेंडिचर हमें कौन कौन से पता है, क्या हमें ये एनुअल एक्सपेंडिचर, क्या एनुअल मटेरियल पता है दोस्तों। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले आता है मटेरियल। तो बोलो मटेरियल कितना है, 50,40,000 रुपए। ये मैं बना रहा हूं कॉस्ट शीट, ये अपनी बन रही है दोस्तों कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट में सबसे पहले ऊपर कौन आता है, बोलो मटेरियल। ये मैंने लिख दिया 50,40,000 रुपए मटेरियल। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या गिवन है बोलो। एनुअल बताना क्या गिवन है, वेजेस। वेजेस 12 लाख गिवन है। सर ये ब्रैकेट में क्या है, इसको एक बार छोड़ो, बाद में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं तुम्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो 2 मिनट में आने वाला है। बोलो वेजेस कितना है, 12 लाख रुपए। तो मैंने यहाँ पे वेजेस भी लिख दिए पूरे साल के 12 लाख रुपए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए। ये भी मैं लिख दूंगा 3 लाख रुपए। ये मेरे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, इसको सीओपी बोलूंगा। और जब इसमें एडमिन के खर्चे जोड़ूंगा तो ये मेरा सीओएस आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कॉस्ट शीट आप लोगों को आती होगी, और ये अपन ने जोड़ के साइड कर दिया। तो सीओपी भी आ गया, सीओएस भी आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों जुड़े, ये तीनों जुड़ने के बाद सीओपी आया, सीओपी में एडमिन जुड़ा तो सीओएस आया। अब करना क्या है, अब हमें नेट एसेट मेथड से बनाना है। सबसे पहले इसके अंदर आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये इस बार सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक, क्योंकि इस बार हमेशा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पता है कैसे होता था, कंजप्शन के 2 महीने के बराबर। तो आज तक जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो कैसे करते थे, यहां से कंजप्शन उठाते थे 50,40,000 इंटू 2 महीने के बराबर 2/12, ऐसा करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे। बट इस बार बोलता है जो मेटेरियल का स्टॉक है ना दोस्तों, वो ईओक्यू से निकालना है। मजे ले गया ये हमारे, हमें इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट आना चाहिए। ईओक्यू से निकालना है, तो ईओक्यू कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। 2RO/C रूट, ये RO/C क्या है, कोई इसको AB/C लिखता होगा, 2AB/C लिखता होगा, कोई इसको 2AO/C लिखता होगा। तुम्हें जो लिखना तुम लिखो, मैं तो इतना बता देता हूं, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मुझे तो इतना पता है, तुम जो इसको यूज करो तुम करो, ठीक है। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। तो मेरी बात सुनो, एनुअल रिक्वायरमेंट सर कहां से आएगी, सीधी सी बात है, जो पूरे साल का कंजप्शन है वही हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है। तो ये मुझे गिवन है एनुअल रिक्वायरमेंट। तो सर फॉर्मूला क्या बना, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कहां से लाए, जो कंजप्शन है वो ही है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ऊपर दी हुई है दोस्तों 100 रुपए, ये गिवन है, 100 रुपए गिवन है। और कैरिंग कॉस्ट 15% गिवन है, कैरिंग कॉस्ट 15% गिवन है। तो ये आ गया इनटू ओ डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट 0.15, क्योंकि 15% गिवन है। ये अमाउंट आ गया 81,975। तो ये सबसे पहले हमारा अमाउंट आ गया स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पता है कैसे निकालते हैं, तुम्हें पता है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकलता है सीओपी पे, और वो गिवन कितना है, 1 महीने के बराबर। तो कैसे लोगे, यहाँ पे सीओपी उठाओगे, सीओपी उठाओगे इंटू 1/12 करोगे तो ये भी आ जाएगा। रिसीवेबल्स कैसे निकलते हैं सर, सीओएस पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स 67,80,000, तो यहाँ करोगे 67,80,000 इंटू 1/12। सर 1/12 कैसे आया, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है डेटर 1 महीने के बराबर है, ऊपर दिया हुआ था डेटर 1 महीने के बराबर है, डेटर 1 महीने के बराबर है, यहाँ पे गिवन है 1 मंथ क्रेडिट, हम जो बेचते हैं वो 1 महीने के बराबर बेचते हैं, तो इंटू 1/12, इंटू 1/12, तो 5,65,000 आ गया। बैंक बैलेंस हमें गिवन है 12 लाख रुपए, बैंक बैलेंस हमें गिवन है। अब बात यह है कैश बैलेंस, फिर से खतरनाक आइटम। अब कहता है इस बार जो कैश बैलेंस है नॉर्मली गिवन होता है, इस बार बोलता है बाउमल मॉडल से निकालो, बाउमल मॉडल से निकालो। चलो भाई निकालो बाउमल मॉडल से। तो ये रहा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज डिटरमाइंड यूजिंग बाउमल मॉडल, बैंक चार्जेस इज 10 रुपए। बैंक चार्जेस कितने रुपए है दोस्तों, 10 रुपए बैंक चार्जेस है। बाउमल मॉडल से निकालना है, बहुत आसान है। बाउमल मॉडल का भी वही फॉर्मूला होता है जो ईओक्यू का होता है, 2 इंटू आर ओ अपॉन सी। बस इनका मतलब अलग होता है। 2 का मतलब तो 2 है, आर का मतलब होता है एनुअल डिसबर्समेंट, एनुअल डिसबर्समेंट। ओ का मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होता, यहाँ पे ओ का मतलब होता है ट्रांसफर चार्जेस या विड्रॉल चार्जेस। तो ट्रांसफर चार्जेस या विड्रॉल चार्जेस होता है, और सी का मतलब वही कैरिंग कॉस्ट होता है। तो 2 इंटू आर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ पैसा, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कितना पूरे साल में डिसबर्समेंट होगा, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, जो बैंक से इधर उधर ट्रांसफर होगा वो कितना पैसा कितना चाहिए, तो खर्चों के बराबर चाहिए। नॉर्मल सी बात है, खर्चों के बराबर चाहिए। तो खर्चे कितने हो रहे हैं हमारे, खर्चे ये रहे, खर्चे ये रहे, खर्चे कितने हो रहे हैं, 12 लाख का वेजेस जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3 लाख का जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन 2,40,000 का जा रहा है, तो टोटल हमारा खर्चा हो रहा है 12 लाख, 3 लाख और 2,40,000, तो 17,40,000 का टोटल खर्चा हो रहा है दोस्तों। तो 17,40,000 का खर्चा हो गया, प्लस हमारे बैंक ट्रांसफर चार्जेस ऊपर दिए हुए 10 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट हमें दिया होता 0.15, तो इससे आंसर निकाला तो ये आया 15,232। बाउमल मॉडल का फॉर्मूला है। ये सेपरेटली एमसीक्यू में भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। अगर यहाँ पे आया तो पूरा क्वेश्चन गलत करा देगा दोस्तों। तो 2 इंटू पूरा पैसा कितना चाहिए, 17,40,000। क्या क्या जोड़ा सर इसमें, वेजेस जाएगी, इसमें ओवरहेड जाएंगे, और इसमें एडमिन का खर्चा जाएगा, ये हमने जोड़ा। और फिर इंटू 2 इंटू 17,40,000 इंटू ट्रांसफर के खर्चे 100 रुपए गिवन है, डिवाइडेड बाय 0.15, इसको रूट में लेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 15,232 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसी के साथ हमारे कौन और आ गया, कैश बैलेंस भी आ गया। बाकी ये तो बहुत आसान है। क्रेडिटर और कैसे निकलेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, क्रेडिटर कितने महीने के बराबर है। क्रेडिटर हमारे गिवन है, यहाँ पे गिवन थे, क्रेडिटर आ थ्रू नेट बैंकिंग, और यहाँ पे लिखे हुए भी थे भाई, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, द बैंक चार्जेस फिनिश गुड्स कंपनी, अच्छा ऊपर लिखे हुए थे, ठीक है। क्रेडिटर 3 महीने के बराबर है, 3 महीने के बराबर। तो कैसे लिखते हैं तुम्हें भी पता है, मेटेरियल इंटू 3/12, मेटेरियल इंटू 3/12, 50,40,000 इंटू 3/12, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। वेजेस आधे महीने के बराबर आउटस्टैंडिंग है, वेजेस के ब्रैकेट में लिखा हुआ था। कैश मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने के एरियर में थे, याद होंगे तुम्हें। एडमिनिस्ट्रेशन भी 1 महीने के ब्रैकेट में थे, याद होंगे तुम्हें। ये आ गया आंसर, इजी क्वेश्चन, बस एमओएस जोड़ना भूलना मत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में गड़बड़िया 2 जगह थी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस हमेशा गिवन होता था, ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर बाउमल मॉडल से हमें कैश निकलवाया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ड्यू टू रीजन ऑफ बाउमल मॉडल, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों कंप्लीट होता है इसी के साथ। 9 मिनट लग गए हैं भाई लोगों, बट कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 रिसीवेबल मैनेजमेंट का है दोस्तों। रिसीवेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इसका एक पॉइंट ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है। तभी मैंने क्लासेस का नाम क्या रखा है, ट्रिकी क्लासेस, ट्रिकी पॉइंट्स, ट्रिकी क्वेश्चंस। तो ये सारी बातें इसके अंदर हो रही है, तुम्हें भी दिख रहा होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गया तुम्हें पता चला, सेकंड क्वेश्चन में क्या किया अपन ने, बाउमल मॉडल लगा के कैश बैलेंस निकाला। पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तुम्हें आता है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में इतना तो आना चाहिए, बट हमने क्या किया, बाउमल मॉडल किया। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर तीसरा नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
और ये आने के चांसेस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। मैं सही बता रहा हूँ, पहले मैं सोचा था इसका 3rd नंबर पॉइंट कराऊँ, मैं ये क्वेश्चन पूरा करा रहा हूँ। अगर ये आ गया तो मुझे दुआएँ मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये आने के चांसेस है, लेटेस्ट अपने को एमटीपी आरटीपी का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एज़ इट इज़ फिगर सहित आ सकता है और सीधे 8 नंबर का आ सकता है। याद रख लेना ये बात मेरी, सीधे आएगा और 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है? मेरे ख्याल से 2024 की किसी एमटीपी का है दोस्तों। तो आओ स्टार्ट करते क्या है। ये हमें पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारी बातें। अब हमें क्या बोला हुआ है सुनो। द एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 110 नेट 45। आपको पता होगा ना, 45 डेज में पेमेंट करना है, 10 दिन में कर दोगे तो 1% डिस्काउंट मिलेगा। Average collection period is 30 days. Current bad debts is 1.5%. In order to accelerate the collection process further as to increase the sale, the company is contemplating liberalization of its existing credit term to 210 net 45। तो सीधा सा हिसाब है। अभी पॉलिसी थी 110 net 45, अब हम इसको कर देंगे 210 net 45। ये पॉलिसी हम बना देंगे, ठीक है। बेड डेट्स कितने अभी 1.5%। तो पॉलिसी अभी क्या थी 110 net 45, हम इसको कर देंगे 210 net 45। कर दो भाई। ये बोलता है सेल्स हमारी इससे 1/3 से बढ़ जाएगी, बेड डेट्स हमारे 2% पे आ जाएंगे, क्या 1.5% थे। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा 20 दिन पे आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा 20 दिन पे आ जाएगा। अब आगे बढ़ो, इस पॉइंट को, बहुत ही अजीब सा पॉइंट है, इसको एक बार छोड़ेंगे, आगे आ जाओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 15%। 50% लोग, 80% लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट लेंगे पुरानी पॉलिसी में और नई पॉलिसी में। टैक्स रेट 30% है। कंपनी कंसीडर ओनली द रेलिवेंट वेरिएबल कॉस्ट फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और हमें 30 दिन मानने हैं महीने में, और साल में मानने हैं 360 दिन। पहले तो मैं आपको बता दूं रिसीवेबल मैनेजमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। पर्टिकुलर्स प्रेजेंट पॉलिसी, प्रपोज पॉलिसी। अमाउंट, अमाउंट का मतलब है प्रेजेंट पॉलिसी का अमाउंट, प्रपोज पॉलिसी का अमाउंट। तो अब देखो ये अपनी बनेगी यहाँ पे प्रेजेंट पॉलिसी और प्रपोज पॉलिसी। सबसे पहले इसमें आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मेट याद कर लेना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में है नहीं, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगा पहले, सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो सेल्स कितनी है। सबसे मजे की बात, सबसे पहले सेल्स ही तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी, तुम्हें सेल्स ही यहाँ से गायब दिखाई देगी, तुम्हें सेल्स ही देखने को नहीं मिलेगी, तुम्हें सेल्स निकालनी होगी। सेल्स कैसे निकलेगी, इस बार हमें क्वेश्चन में डेटर दिए हुए हैं, डेटर दिए हुए हैं, इस डेटर की मदद से सेल निकालनी पड़ेगी। हमारे पास कलेक्शन पीरियड भी है दोस्तों, कलेक्शन पीरियड भी है 30 दिन। कलेक्शन पीरियड कितने दिन है, 30 दिन। और हमारे पास डेटर भी है, तो डेटर भी है, कलेक्शन पीरियड भी है दोस्तों। तो क्या हम सेल्स निकाल लेंगे। वैसे बताओ सेल्स इनटू कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेटर्स होते हैं। तो मुझे बताओ सेल्स चाहिए, तो डेटर्स अपॉन कलेक्शन पीरियड, क्या सेल्स हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो डेटर अपॉन कलेक्शन पीरियड करना पड़ेगा, तो हमारी सेल्स आ जाएगी, वो यहाँ पे किया हुआ है। तो डेटर अपॉन डिवाइडेड बाय कलेक्शन पीरियड इंटू 360 तो होगा ही, तुम्हें भी पता होगा। तो 12 लाख रुपए सेल्स आ गई, और ये सेल्स 1/3 से बढ़ जाएगी प्रपोज पॉलिसी में, ये बढ़ जाएगी 1/3 से। तो 12 लाख का 1/3 बढ़ा देंगे तो ये आ गया 16 लाख। तो एक जगह सेल आ गई 12 लाख और एक जगह आ गई 16 लाख। ये तो बात सेल्स की हो गई। तो हमेशा सेल्स गिवन होती है, इस बार डेटर गिवन है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन तुमने ऐसा देखा होगा जिसके अंदर बैलेंस शीट गिवन है, और जब बैलेंस शीट गिवन है तो उसके अंदर डेटर गिवन है, और हमें कलेक्शन पीरियड गिवन है। विद द हेल्प ऑफ डेटर एंड कलेक्शन पीरियड वी कैन कैलकुलेट सेल्स। तो हमने क्या निकाल ली इसके अंदर, सेल्स निकाल ली। तो पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, सेल्स आ गई। वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है दोस्तों, बहुत खतरनाक काम है वेरिएबल कॉस्ट निकालना इसके अंदर। तो आओ मैं तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट निकलूं, कैसे निकलेगी। वेरिएबल कॉस्ट 3rd नंबर पॉइंट से निकलेगी। कहता है क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर इज 60 डेज। आदमी घूम जाएगा ये क्या कर क्या रहा है, क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी 2 महीने से एरियर में, क्या है ये बकवास। क्रेडिट पीरियड भी दिया हुआ है और एक्सपेंसेस भी दिए हुए 2 महीने के एरियर में। कहता है जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, वो परचेज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मिला के बनते हैं। तो बोलो वेरिएबल एक्सपेंसेस इस कैसे बनेंगे, परचेजेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो परचेजेस
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों चीजों को मैं जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या वो वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि इसने बोला है। तो सर ये बीच वाली लाइन क्या थी? तो पहले मैंने लास्ट वाली लाइन पढ़ ली, इसको हटा दूं। वेरिएबल एक्सपेंसेस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ परचेज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लो भाई ये हटा दिया। अब इसने वेरिएबल कॉस्ट परचेज प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला है। तो मुझे बताओ, जैसे कलेक्शन पीरियड और डेटर से सेल आ सकती है, वैसे क्या क्रेडिट पीरियड और क्रेडिटर से क्या परचेज आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो मेरी बात सुनो, तुमने क्या किया था? तुमने किया था डेटर डिवाइडेड बाय डेटर कलेक्शन पीरियड, ये करने से तुम्हारी सेल आ गई थी। ध्यान है तुम लोगों को? तो मैं शायद क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट पीरियड करूंगा, तो दोस्तों शायद मुझे ऐसा लगता है परचेज आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी सर। और शायद अगर मैं ऐसे ही एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अगर मैं क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग पीरियड करूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग पीरियड करूंगा, तो शायद मेरे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो यही तो हो रहा है। हो क्या रहा है, आप ऊपर बैलेंस शीट का आइटम रख रहे हो और नीचे आप क्या कर रहे हो, उसके पीरियड से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके उसके ओरिजिनल खर्ची, उसके ओरिजिनल आपको पी&एल के आइटम पता चल रहे हैं। तो ऊपर रख रहे बैलेंस शीट के आइटम हो, उसके कलेक्शन पीरियड से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको पी&एल के आइटम पता चल रहे हैं। यही तो हो रहा है और यही होना चाहिए दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप एक बार देखो, मैंने ऊपर डेटर रखा, ये बैलेंस शीट का आइटम है, इसको मैं कलेक्शन पीरियड से डिवाइड करूंगा, इसको मैं कलेक्शन पीरियड से डिवाइड करूंगा, तो मेरे ख्याल से मेरे पास सेल्स आ जाएगी। अगर यहीं पे मैं ऊपर क्रेडिटर रखूंगा और मैं क्रेडिटर पीरियड से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास कौन आ जाएंगे? मेरे पास क्रेडिटर से करूंगा तो मेरे पास परचेज आ जाएगी, क्योंकि परचेज के क्रेडिटर होते हैं। ऐसे ही मैं ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रखूंगा, ये मेरे बैलेंस शीट के आइटम है, और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, उसका पीरियड, कि कितने टाइम से बकाया है वो, तो मेरे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तुम समझ रहे हो बात को? और मुझे परचेज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चाहिए दोस्तों, और मुझे दोनों का पीरियड पता है, एक का 60 दिन और एक का 2 महीने। क्या मैं इन दोनों को मिला के 2 महीने बोल सकता हूँ? क्योंकि 60 दिन भी 2 महीने होते हैं और 2 महीने भी 2 महीने होते हैं। क्या ये होता है? तो अब सुनो, मैं जाऊंगा ऊपर, मेरे पास करंट लायबिलिटी पड़ी है। इस करंट लायबिलिटी के अंदर पता है कौन कौन है? इस करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर भी है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है। अगर मैं इन दोनों को इनके पीरियड से डिवाइड कर दूंगा, इसको डिवाइडेड बाय 60 डेज कर दूंगा और इसको डिवाइडेड बाय 2 मंथ कर दूंगा, और ये इंटू 360 कर दूंगा और ये इंटू 12 कर दूंगा, तो पता है क्या आएगा? इससे तो आएगी परचेज और इससे मेरे आएंगे एक्सपेंसेस, और जब दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगी वेरिएबल कॉस्ट। मेरे पास आएगी वेरिएबल कॉस्ट, जो काम अपन ने सेम किसके अंदर किया था? डेटर्स के अंदर किया था। क्या यहाँ पे हम डेटर्स गए थे, डेटर्स के अंदर डीसीपी किया था, इंटू 360 किया था, तो क्या मेरी सेल्स आई थी? सेम चीज यहाँ पे करनी है। बट अब बात ये है, हमें क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अलग अलग नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें कंबाइन तो पता है ना दोस्तों, हमें कंबाइन तो पता है ना। तो कंबाइन पता है और हमें इसका पीरियड भी कंबाइन पता है, एक का 60 एक का 2 मंथ है, क्या ये बराबर 2 महीने के बराबर ही हो गया? तो मैं ये लिख सकता हूँ 1,56,000 डिवाइडेड बाय 2 मंथ्स इंटू 12 मंथ्स। इससे पता है क्या आएगा? इससे मेरे पास आएगी परचेज प्लस एक्सपेंसेस, एंड परचेज प्लस एक्सपेंसेस इज वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो नीचे यही कर रखा है, 1,56,000 डिवाइडेड बाय 60, मैंने 2 किया, मंथ की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 360, एक ही बात है दोस्तों। तभी तो क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, हमें 60 तो मानने हैं डेज में और 360 मानने हैं मंथ में, तो हम इसको 2 महीने से करोगे तो भी यही आएगा। बोलो 30 डिवाइडेड बाय 360, एक, और क्या ये 6 आता है, 2/12, क्या ये भी 6 आता है? एक ही बात है। ये इसलिए नीचे ये हमें डेज दिए हुए हैं। तो बोलो हमारा आंसर कितना आ गया? 9,36,000। व्हाट इज दिस 9,36,000? दिस 9,30,000 इज परचेज प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड परचेज प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज नोन एज क्या? वेरिएबल कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 9,36,000। बात यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों, ये जो 9,36,000 आई ना, इसका परसेंटेज निकलेगा इस पे सेल्स पर, ये आएगा 78%, और ये 78% इस पे लगेगा, और ये यहाँ पे आएगी वेरिएबल कॉस्ट 12,48,000।
ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में करा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे किया एक बार बोलो। सेल्स कैसे आई, डेटर डिवाइडेड बाय डीसीपी। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई, करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय क्रेडिटर पीरियड। सीधी सी बात, अब याद रख लोगे। तो एक बार मैं तुम्हें और दिखा देता हूं। देखो, रेगुलर क्लास होती तो और बताता, बट अभी इससे ज्यादा मैं और नहीं बता सकता, बहुत बातें होती है, बट इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, डेटर डिवाइडेड बाय डीसीपी, इससे आएगी सेल्स, करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय क्रेडिटर पीरियड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पीरियड इनटू 360। इससे हमारे पास कौन आएगा बोलो, इससे हमारे पास आएंगे परचेज प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच विल नोन एज क्या, वेरिएबल कॉस्ट। और फिर हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों। इस वेरिएबल कॉस्ट का इस पे परसेंटेज निकालेंगे और जो परसेंटेज आएगा वो इस पे लगाएंगे, तो यहाँ की भी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब आगे बहुत आसान है, यहीं तक था जो क्वेश्चन में दिक्कत थी, अब आगे बहुत आसान है। कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट के बारे में बताया हुआ है। पहले वाले केस में 50% लोग कैश डिस्काउंट लेते हैं, अगले वाले में 80% लेते हैं, तो दे देंगे भाई लोगों। 12 लाख सेल है, 50% लोग कैश डिस्काउंट लेते हैं, 1% है, आंसर आ गया। 16 लाख सेल है, 80% लोग लेते हैं, 2% डिस्काउंट है, तो 25,600 आ गया। सर 2% कैसे हो गया भाई, पॉलिसी चेंज करी थी ना, पहले 110 नेट 40 था, 210 नेट 45 हो गया। ठीक है, तो ये 2% लोग लेते हैं। अब बैड डेट्स आएगा, बैड डेट्स पहले 1.5% था, फिर 2% हो गया, तो सेल इंटू फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स हटाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नीचे अलग से बोला हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पे लेनी है, वेरिएबल कॉस्ट पे लेनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 936 है, 936 इंटू 30/360 हमारा कौन सा पीरियड है, कलेक्शन पीरियड, इंटू 70% इंटू क्या, 15%। ये हमारा कितना आ गया, 8190। और यहीं पे इसको ले लेंगे 12,48,000 इंटू 20/360 इंटू 70% इंटू 15%, कितना आ गया बोलो, 7280। सर ये तो समझ आ गई, आगे वाले और समझा दो ना, कहाँ से आए। तो सुनो भाई लोगों, ये दिया हुआ इसका कलेक्शन पीरियड 30 डेज, और यहाँ पे बोला इसका हो जाएगा 20 दिन। तो बोलो क्या तुम्हें 30 और 20 समझ आया, हाँ सर ये भी आ गया। सर ये 70% और 15% समझा दो ना भाई लोगों। तो ये लो देखो, ये देखो फिर 15% क्या है बोलो, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बोलो कितने दिन, कितना परसेंट, 15%। तो ये भी हमारा आ गया 15%। बट दिक्कत एक है, ये जो 70% है ना दोस्तों, ये इसको आफ्टर टैक्स बनाने के लिए, अगर कोई ये 70% नहीं करके आता है, सर 70 कैसे, 30% टैक्स रेट है ना दोस्तों, तो पीछे क्या 70% बना, तो ये जो 15 है ना, 15% जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% है, उसमें से ये टैक्स हटाना चाहता है, 1 - T करना चाहता है और इसको 10.5% बनाना चाहता है। अगर बाय चांस कोई ये 70% नहीं भी करके आया तो भी आंसर सही है। तो किसी का आंसर इतना होगा तो भी सही है, किसी का आंसर इतना है तो भी सही है। ये 70% बाय चांस कोई नहीं भी करके आया तो भी सही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, वो आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है। और जब कुछ ना लिखा हुआ हो तो कुछ भी मानो सही है। बट अगर बाय चांस तुमसे क्या होता है, याद रह जाए तो इंटू 70% भी करिए ना, चेक करने वाला भी क्या याद रखेगा, उसको सिर्फ टिक करना होगा अगर ये क्वेश्चन आया तो बोलो 9,36,000 वेरिएबल कॉस्ट, 30/360 हमारा कलेक्शन पीरियड, अब इंटू 15% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आफ्टर टैक्स बनाने के लिए इंटू 70%। बट ये ध्यान रख लेना, ये अगर प्री टैक्स गिवन होती है ना, तब इसको आफ्टर टैक्स बनाते हैं 1 - T करके, बट ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो जो तुम करके आओगे सही है, बाय चांस 70% भूल भी गए तो भी तुम्हारा 100% आंसर सही होगा। बट बाय चांस अगर क्वेश्चन सेम आ गया तो क्यों भूलना, जब इतनी मेहनत अपन ने कर ली तो मेन बात इसके अंदर ये वेरिएबल कॉस्ट वाली थी, ये हमने कर ली। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो गए। अब अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है रिसीव मैनेजमेंट के, फैक्टरिंग के, और फैक्टरिंग का इस बार आने का पूरा चांसेस है दोस्तों, बहुत टाइम से आया नहीं है। अब दिक्कत ये है, उसके अंदर बनते हैं 3-4 तरीके के क्वेश्चन और 3-4 में अलग अलग ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें रटना पड़ेगा। क्यों रटना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं क्लास में तो बहुत एक ही तरीके से कराता हूँ, बट अभी जो मैं कराऊंगा, जैसे अगला क्वेश्चन है जोमो लिमिटेड वाला, भाई लोगों ये क्वेश्चन जान ले लेगा। ये चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, इसका सॉल्यूशन देखो, ये क्या है, ये क्यों दिया है मुझे तो समझ के बाहर है। इतनी मेहनत क्यों करनी है, ये क्या है, ये टाइम पास करा हुआ है, क्यों किया हुआ है ऐसा टाइम पास मुझे भी नहीं पता। बट कल को आ गया तो दिक्कत ना हो जाए, कल को ऐसा ना हो कि ये एमसीक्यू में ही आ जाए। क्या पता है 10 नंबर का भूत बन के एमसीक्यू में आ जाए। दोस्तों ये भूत नहीं है, ये तो मैं हूं, बट मैं वैसे कह रहा हूं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ना आ जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो सही, बट
थोड़े क्वेश्चन और हो जाए उसके बाद कराऊंगा। एक रिसीव मैनेजमेंट का और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। एक मई 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है वो और कराऊंगा। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको फैक्टरिंग के और कराऊंगा, बट वो थोड़े से बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो भी है जोमो लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, और फिर उसके बाद तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो जो मेन टाइम लग रहा है वो अपने को किस में लग रहा है, वर्किंग कैपिटल में। इसके बाद किसी भी चैप्टर में दोस्तों टाइम नहीं लगने वाला। इसके बाद किसी भी चैप्टर में अपने को टाइम नहीं लगने वाला। डिविडेंड पॉलिसी के 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 2 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे। रेशियोज के 3 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे। मैं फटाफट वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। अभी मेरे ख्याल से मैं आज आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आज हमारे 31st है, 31st को ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं 1 तारीख की रात तक सारी की सारी वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिल जाएगी भाई लोगों। फिर अपन बात करते हैं आगे और क्या पढ़ाई कर सकते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।